आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मधु और मेरे साथ आज हैं प्रियंका। नमस्कार। और आप सभी को हमारी तरफ से उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तरायण एक ऐसा पर्व है जो सूर्य, संस्कृति और सकारात्मकता का संदेश देता है। जी मधु, सही कह रही हैं आप। साथ ही ये पर्व प्रतीक है सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का, यानी सूर्य का उत्तर की ओर गमन। और प्रियंका, एक और अच्छी बात ये है इस त्योहार की, इस पर्व की, कि ये पर्व लगभग भारत के हर प्रांत में मनाया जाता है और ये भारत की विविधता है जो इस पर्व को और भी रंगीन बना देती है, क्योंकि हर एक अलग राज्य में ये एक अलग तरीके से मनाया जाता है और इसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा मधु आपने। जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। पंजाब में लोहड़ी है, कहीं पोंगल है, कहीं टूसू, जो झारखंड में है वो इसे टूसू के नाम से जानते हैं, है ना। कहीं खिचड़ी पर्व, ये बिहार में नाम प्रचलित है खिचड़ी पर्व के नाम से, क्योंकि इस दिन वहाँ पर खिचड़ी बनती है। बिल्कुल। कहीं माघ बिहू और तिल संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल। पौष संक्रांति, घुघुती, मकर विलक्कू, इन नामों से भी इस पर्व को हमारे देश में मनाया जाता है। जी मधु, ये बिल्कुल मकर संक्रांति जो है ये धार्मिक त्योहार ही नहीं है बल्कि कृषि से जुड़ा त्योहार भी है। इस समय खेतों में नई फसलें आती हैं। बिल्कुल, नई फसलें आती हैं और जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो साल भर का परिश्रम होता है वो इस वक्त फल देता है। तो ये उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, गुड़ की मिठाइयाँ बनती हैं, खिचड़ी, पोंगल, ये सब भी बनते हैं इस पर्व में, है ना। बिल्कुल मधु, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर मैंने एक कविता भी लिखी है, आप कहें तो मैं इसे सुना दूं? बिल्कुल, मुझे भी सुनाओ और हमारे श्रोताओं को भी सुनाओ, वो भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनिएगा। स्वागत है। तिल गुड़ की मीठी खुशबू आज घर घर फैल जाए, मकर संक्रांति का सूरज सुख समृद्धि बन लहराए। वाह। उत्तरायण हुआ है सूरज के अंधियारा अब दूर हुआ। उत्तरायण हुआ है सूरज के अंधियारा अब दूर हुआ। नई उमंग नई आशा से हर मन आज भरपूर हुआ। खेतों में हंसती फसलें, मेहनत का भी हुआ सम्मान। किसान के पसीने से सजा भारत का ये स्वाभिमान। नीले गगन में उड़ती पतंग जैसे सपनों को देती पंख। रंग बिरंगी और फिरंगी डोर थामे हर चेहरे पर है उमंग। दान पुण्य सेवा सद्भाव यही पर्व का होता सार। दान पुण्य सेवा सद्भाव यही पर्व का होता सार। कटे सभी भेदभाव यहाँ बढ़े आपसी प्रेम व्यवहार। तिल गुड़ खाओ मीठा बोलो, तिल गुड़ खाओ मीठा बोलो, मिलती सच्ची यह सीख। मकर संक्रांति सिखलाती है जीवन की यह सुंदर रीत। मकर संक्रांति सिखलाती है जीवन की यह सुंदर रीत। बहुत सही लिखा है तुमने कि यही रीत सिखलाती है ये सुंदर सी, कि आप तिल गुड़ खाइए, मीठा बोलिए और एक अच्छा व्यवहार रखिए। और तुम्हारी पोयम में सबसे अच्छी लाइन मुझे यही लगी है कि तिल गुड़ खाओ मीठा बोलो। सच कहूँ तो मुझे भी तिल गुड़ खाने का बहुत मन कर रहा है। ज़रूर, इस प्रोग्राम के बाद हम ज़रूर जाएंगे और इसके मज़े आनंद लेंगे। बिल्कुल। तो प्रियंका की इस प्यारी सी कविता के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ऋचा तिवारी की लिखी कहानी एक और उत्तरायण। तो आइए सुनते हैं। एक और उत्तरायण। सुंदर सुडौल और तेज मस्तिष्क की धनी श्यामली ने बहुत मेहनत कर नीट की परीक्षा में द्वितीय स्थान अर्जित किया था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। श्यामली को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था।
अहमदाबाद के सबसे पुराने अस्पताल में, जो कि एक कॉलेज भी था, श्यामली ने दाखिला लिया। सब तैयारियां शुरू हो चुकी थीं कॉलेज खुलने की, तभी कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। फिर जैसे ही पढ़ाई शुरू होने का दिन आया, कोरोना शहर में दस्तक दे चुका था। घर में बंद रहकर ऑनलाइन क्लासेस का जमाना चल रहा था। श्यामली के बाबा पेशे से व्यवसायी थे। शहर से बाहर आना जाना काम के सिलसिले में लगा रहता था। अभी भी वह कलकत्ता गए हुए थे। मां का डर उनके चेहरे पे छाए पीलेपन से साफ दिखाई पड़ता था, पर वह चुप्पी साध कर भरसक सामान्य रहने की कोशिश करती थी। श्यामली से मां की मनःस्थिति छुपी नहीं थी। वह भी मन कड़ा कर सामान्य दिखने की भरसक कोशिश कर रही थी। बाबा कलकत्ता से आए तो स्वस्थ थे, पर कीटाणु तो घर कर चुका था। 2 ही दिन में शरीर में टूटन और दर्द की शिकायत हुई और फिर बुखार ने आ घेरा। उसी बीच आया उत्तरायण का पर्व, जो कभी हंसी खुशी से मनता था, आज मानो लग रहा था कि घर का सूर्य उगने के बजाय अस्त होने को है। सूर्य को जल देकर सभी सब काम छोड़कर बाबा की देखभाल में लग गए थे। मां से ज्यादा चाची बाबा की सेवा में लगी रहती थीं। उन्होंने मां से बहुत अनुरोध किया था, दीदी मैं तो अकेली हूं, तुमको श्यामली और श्याम दोनों को स्वस्थ रखना है। अभी मुझे भाई साहब की देखभाल करने दो, फिर स्वस्थ होने के पश्चात खिला पिलाकर खूब मोटा कर देना। मां के चेहरे पर जाने किस अनहोनी की काली छाया थी, जाने किस अमंगल की गहरी छाया। फीकी सी मुस्कान अधरों पर लाकर बोली, चल छोटी, संभाल अपने भैया को। धीरे धीरे ज्वर की तीव्रता बढ़ती गई और फिर उसने चाची को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेडिकल ऑफिसर्स की टीम जब बाबा और चाची को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तब चाची का साहस देखने लायक था। घबराओ मत दीदी, भैया को मैं जरूर वापस लाऊंगी, बस तुम हिम्मत मत हारना। पर ढांढस अधूरा ही रह गया और तीसरे दिन ही दोनों के अवसान की खबर ने श्यामली और मां को तोड़ के रख दिया था। आंसू भी कितने आते, अब वह भी आंखों में ही सूख जाते थे। कमजोरी ने मां को ऐसा घेरा कि उन्होंने फिर बिस्तर पकड़ लिया था। धीरे धीरे श्यामली की कठिन सेवा के पुण्य प्रताप से जब एक प्रहर मां ने अपने आप श्यामली से चाय मांगी, तब श्यामली को राहत की सांस आई। अब कोरोना की वैक्सीन घर घर लग रही थी। वापस स्कूल कॉलेज खुलने लगे थे। साल पूरा चक्कर लगाकर फिर जनवरी के द्वार पर खड़ा था और साथ खड़ी थी संक्रांति, सूखी ठूंठ जैसी, मानो उन लड्डुओं जैसी जो महीनों के बासी होने के कारण सूखकर ठूंठ हो गए हों। अब त्योहार का मानो श्यामली के जीवन में कोई महत्व ही नहीं रह गया था। जैसी सूखी संक्रांति आई थी, वैसी ही सूखी चली गई। धीरे धीरे कोरोना की लहर धीमी होती जा रही थी। जनजीवन सामान्य की ओर अग्रसर था, पर श्यामली के घर से तो खुशी ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया था। मां श्यामली की ओर देखकर झूठी हंसी हंसने की कोशिश करती और श्यामली मां को प्यार से ऐसे चिपटाती मानो कुछ हुआ ही ना हो। दोनों एक दूसरे को सामान्य होने का भ्रम दे रहे थे। इस बीच परीक्षा की तैयारी में जुटी श्यामली मां की तरफ खास ध्यान ना दे पाई थी। उल्टा मां ही श्यामली के खान पान का ध्यान रखती थीं। घर लौटते वक्त एक दिन श्यामली के मन में अनेकानेक विचार उठ रहे थे। अब धीरे से कॉलेज का दूसरा साल भी अंत की ओर अग्रसर था। पास बनी बेंच पर थोड़ी देर बैठी श्यामली ऊंची उड़ती पतंग को देखकर अनायास ही सोच उठी, पतंग और जीवन कितने समान हैं। उसकी पुरानी मीठी यादें फिर एक बार आंखों के सामने झिलमिला गईं। कितनी पतंगे उड़ाती थी बाबा के साथ मिलकर वह। तब भी
वह सोचती थी, जीवन पतंग के समान हिलोरे लेता आगे उत्कर्ष की ओर अग्रसर रहता है। शायद जीवन और पतंग को उसने इतना एकाकार कर लिया था कि उसे साल भर सिर्फ संक्रांति का ही इंतजार रहता था, जिसे यहां अहमदाबाद में उत्तरायण भी कहते हैं। साल के सारे त्योहार एक तरफ और उत्तरायण एक तरफ। 2 साल पहले तक उसका जीवन कितना स्वतंत्र था, बेफिक्र था, आकाश में उड़ती पतंग की तरह। पर आज वह आकाश में उड़ती उस पतंग की तरह है जिसे हवा धीमे होने का भय है। डोर कट जाने का विचार ही उसे विचार शून्य कर देता है। तभी तेज कार के हॉर्न से उसकी तंद्रा भंग हुई। घड़ी में देखा तो 4 बज चुके थे। जाने कितने समय से वह यहां विचारों में खोई हुई थी। घर आते ही वह बालकनी की तरफ मुड़ गई। वही प्यारी सी बालकनी और वही छोटा सा कोना कितना पसंद था उसे। कितनी देर पता नहीं कहानी पढ़ते लिखते उसका समय वहीं बीत जाता था। आज कितने दिनों पश्चात उसने उधर का मुख किया था। चल हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल ले, तुझे यहीं चाय दे जाती हूं, मां ने हल्के से बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वह मुड़ी और मुस्कुराने का निष्फल प्रयत्न करते हुए तीव्रता से अपने कमरे की तरफ चली गई। कहीं मां उसकी आंखों में उमड़ता सागर न देख लें। चोरी चोरी उसने आंखों की कोरों से देखा तो मां भी अपना चश्मा साफ कर रही थी। अक्सर पलकें भीग जाने पर मां ऐसा किया करती थी। मां चाय और मुरमुरे के लड्डू और चिक्की प्लेट में रखकर गई थी। आकर जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, उसकी नजर लड्डुओं पर ठहर गई। कल उत्तरायण था। एक बार फिर पिताजी का सबसे प्रिय पर्व। अतीत एक बार फिर उसके सामने पैर पसार चुका था। वर्तमान धुंधला हो चला था और अतीत के पृष्ठ फड़फड़ा रहे थे, मानो बाहर आ उसके जीवन में फिर छा जाना चाहते हों। उसे याद आया कि उत्तरायण के 8 दिन पहले से ही उसके घर में धूम मची रहती थी। रसोई से आती गुड़ और तिल की सौंधी खुशबू पूरे घर में बस जाती थी। घर का कोना कोना खुशी के रस में सराबोर रहता था। पापा और श्याम पतंग के कन्ने बांधने में तल्लीन रहते थे। श्याम कभी कभी बाबा को पापा कहता था। पापा, आप इतनी पतंगों के कन्ने इतनी जल्दी कैसे बांध लेते हैं? एक दिन श्याम ने उत्सुक होकर पूछा था। बेटा, बचपन से बहुत ही प्रिय त्योहार है ये मेरा। तुम्हारे दादा यहाँ बहुत पहले आकर बस गए थे। वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं, पर अब अहमदाबाद ही अपना घर है। मैं पहले उनको पतंग लाके और उड़ाते देखता था और साथ ही साथ कब कन्ने बांधना सीख गया पता ही नहीं चला। लखनऊ में तो दिवाली के बाद जमखट पर पतंग उड़ाते हैं, पर अपने अहमदाबाद में तो उत्तरायण में इसकी धूम रहती है। बचपन से आज तक पतंग उड़ाने का चाव बढ़ता ही जाता है। पहले माँ से घड़ी घड़ी पूछा करता था कि कब आएगा उत्तरायण, कब बनेंगे लड्डू और कब हम सब इकट्ठे होकर छत पर पतंग उड़ाएंगे। माँ भी बताती, बेटा, जीवन और पतंग दोनों में कितनी समानता है। पतंग संभल कर उड़ाओ तो ज्यादा देर तक उड़ती है, कटती नहीं। ठीक उसी तरह जीवन भी है, सावधानी पूर्वक जियो तो अच्छी तरह बीतता है। बाबा की बातें सुनते सुनते कब रात हो जाती, फिर अधनींदे बच्चों को वह खुद ही बिस्तर पर सुला कर आते थे। बाबा को छत पर पतंग उड़ाते सारे पड़ोसियों के साथ मस्त हो हंसते खिलखिलाते बतियाते देख माँ कहती, तुम्हारे पिताजी काम के कारण कभी फुर्सत नहीं पाते, बस इन्हीं 2 दिनों में कुछ सुस्ता लेते हैं और फिर तरोताजा हो जाते हैं साल भर के काम के लिए। तिल, पापड़ी, गजक,
लड्डुओं का दौर और हवा में उड़ती पतंगे। ले लपेट, ढील दे, ए गई गई, ऐसी आवाजों से मानो सारा मोहल्ला गूंज उठता था। दीदी चाय पी ली हो तो कप ले जाऊं धोने को। ये तो कन्ना काकी की आवाज थी। ओह, उसकी विचार श्रृंखला को भंग करती हुई पान भरे मुंह में खीसे नुपोरते हुए काकी कप और प्लेट समेट रही थी। बाहर से आती खिलखिलाहट सुनकर वह शून्य में ताकने लगी। किसकी नजर लग गई उनकी खुशियों को? क्यों उनके जीवन का सूर्य एकाएक हमेशा के लिए डूबकर उन्हें अंधियारे में छोड़ गया? क्यों नहीं आती गुड़ की वह मिठास? क्यों विचलित कर जाती है गानों की ध्वनि और छतों पर बजते संगीत की धुनें? फिर उसे यकायक नीरज की कविता याद आई। उसकी एक पंक्ति, सावन नहीं मरा करता। तभी उसके मन में एक पुराना गीत भी झुंझुना उठा। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। हाँ, सच ही तो है। उसे भी अब वर्तमान में जीना होगा। माँ को भी गृह उद्योग के कार्य पर लगाना होगा। फिर भैयू की शादी उसकी और माँ की जिंदगी में कितने रंग भर देगी। शायद इसी का नाम जीवन है। जब किनारे छूट जाएं तो छटपटाने के बदले हाथ पैर मारते रहने से ही फिर लहरें अपने आप ही नाव को किनारे लगा देती हैं। शाम ढलने को थी। वह भी उठ खड़ी हुई। कॉलेज के असाइनमेंट्स थे, उन्हें भी देखना था। आज उसके मन का वेग शांत था, मानो उत्तरायण के सूर्य ने उसे फिर एक नया रास्ता दिखा दिया था। एक सकारात्मक विचार श्रृंखला का समागम उसके मन मस्तिष्क में हो चला था। आज फिर उसकी छोटी सी बालकनी उत्तरायण के सूर्य की ऊर्जा से भर गई और उसके जीवन में नवीन किस्लय खिला गई। एक बार पर्दा बंद करते हुए उसने फिर बालकनी की कुर्सी पर नजर डाली तो लगा मानो बाबा वहां बैठे भावपूर्ण दृष्टि उस पर डाल रहे हों और आंखों ही आंखों में कह रहे हों, मेरी बेटी मेरे घर का सूर्य है। वह हमेशा चमकते हुए सूर्य जैसी रोशनी फैलाएगी। हाँ, सच ही कह रहे हैं बाबा। वह बोल उठी, आपकी बेटी हूं, कभी दुख से हार नहीं मानूंगी। अरे बिटिया, कहाँ बड़बड़ाए रही हो? देखो तो कत्ती तेज बयार है। अब की साल खूब अच्छे से त्योहार मनाना। ये खुशनुमा हवा तुम्हें साल भर की खुशियां देकर जाएगी। अब की बार हम भी आएंगे छत पर तुम्हारे साथ, तिल की गजक खाने और ढेर सारा सुनहरा समय सुनहरी यादों में बसाने। कन्ना काकी कहीं से एकाएक बोल पड़ी। श्यामली का फिर एक अलग तारतम्य बन रहा था। वह सोच रही थी, काश कोई डोर इतनी बड़ी होती जिससे वह इतनी दूर तक जा पाती, जहां वह बाबा से मिल पाती। तभी लगा किसी ने फिर कहा, तुम्हें जीवन में सूर्य की ऊर्जा डालनी है, सूत्रधार बनना है, जीवन में फिर स्नेह बरसाना है। उठो, चलो और अग्रसर हो और जीवन में मृदुल संगीत से वातावरण को फिर संगीतमय बना दो और वापस लाओ तिल गुड़ जैसी सौंधी मिठास जो सारे घर में फैल जाए और खुशियों के रंग भर दे। श्यामली अपने में मग्न मंद मंद मुस्कुरा उठी, मानो उसे एक नया आकाश मिल गया था, पंख फैला के उड़ने को। इस बार के उत्तरायण ने एक नवीन ऊर्जा का स्रोत भर दिया था श्यामली के जीवन में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ऋचा तिवारी की लिखी कहानी। शीर्षक था एक और उत्तरायण। प्रियंका, इस कहानी में जो बताया गया कि जीवन में दुख और सुख जो है वो आंख मिचोली खेलते ही रहते हैं, है ना? हाँ, कभी कभी धूप, कभी छाँव, कभी सुख, कभी दुख, ये तो चलता रहता है। पर ज़रूरत है हर हाल में, हर पल में मुस्कुराने की। बात तो
तुम सही कह रही हो कि हर पल मुस्कुराने की ज़रूरत है, पर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं जिसमें मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है। पर मेरा मानना ये है प्रियंका कि जब आपको खुशी हो, जब खुशी मिले, तब ज़रूरत से ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले पल कौन सा दुख आपका इंतज़ार कर रहा है आपको पता नहीं है। और दुख में भी इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और अगले पल ईश्वर ने आपके लिए क्या रचा है, आपके लिए कौन सा सरप्राइज रखा है, ये भी आपको पता नहीं कौन सी खुशी देने वाला है। इसीलिए अपने आप को अडिग रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, तो फिर आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है ना। और प्रियंका, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी की जो खुशी होती है उसके पीछे का जो कारण होता है वो किसी और का गम होता है। कभी सोचा है तुमने? अरे ऐसे कैसे? किसी के दुख से कोई खुश कैसे हो सकता है? हो सकता है। मुझे भी ये बात पहले तो नहीं समझ में आई थी, पर अभी कुछ दिनों पहले, कहूँ तो पिछले साल ही ये चीज़ समझ में आई। मेरी तबीयत खराब थी और मैं खिड़की पर खड़े होकर लोगों को पतंग उड़ाते हुए देख रही थी। तो कुछ पंक्तियों द्वारा मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी, शायद तुम समझ पाओ। बिल्कुल। गगन को छूती रंग बिरंगी पतंग की डोर जब कटी, गगन को छूती रंग बिरंगी पतंग की डोर जब कटी, मुरझाया चेहरा मेरा उनके होठों पर हंसी टिकी। जिसने काटी वो भी हंसा, जिसने काटी वो भी हंसा, जिसने लूटी वो भी चहका। किसी का गम होता है किसी की खुशी की वजह, जीवन का यही है फलसफा। वाह, क्या बात है! बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी, और इसी पंक्तियों को सुनकर मुझे भी अपनी कुछ पंक्तियां याद आती है। कहो तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो सुनिएगा। आसमान पर कटी पतंग देख मन में सवाल आया, भागम भाग में सामने किसी का चेहरा लाल आया। क्रोध से भरमाया कोई, कोई खुशी से हुआ गुलाबी। क्रोध से भरमाया कोई, कोई खुशी से हुआ गुलाबी। जिसने पाई कटी पतंग चेहरा उसका बवाल आया। बिल्कुल जिसने सही। पाई कटी पतंग चेहरा उसका बवाल आया। जिसकी कटती है उसे ही पता होता है पता कि होता है। इतनी मेहनत करके इतनी ऊपर तक पतंग लेकर गए और वो वहां पर कट गई। लेकिन वही पतंग जो लूट रहा है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, चाहे वो उड़ाए या ना उड़ाए। तुम्हें याद है बचपन में पतंग उड़ाते तो नहीं थे, पर जब पतंग लूट कर लाते थे तो उनको गिनकर ही एक अजीब सी खुशी मिलती थी कि वहाँ आज इतनी पतंगें मिली हैं हमें। सही बात है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे किसी की जो खुशी होती है वो किसी के गम का कारण होती है ना? सही बात है, बिल्कुल। अब तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। और दोस्तों, कभी हाथों से छूटती है, कभी हाथ में आ जाती है। पतंग की डोर की तरह ही जीवन की डोर भी होती है। कभी इसे हमें ढील देकर रहना पड़ता है और कभी खींच कर रखना पड़ता है ताकि ज़िंदगी आराम से चलती रहे। आगे पीछे जो हमारे जीवन की डोर है वो कटनी तो है, लेकिन जब तक सांसों की डोर हमारी ज़िंदगी से बंधी है तब तक आगे बढ़ते रहिए और सूरज की तरह जगमगाते रहिए, यही कामना है हमारी। बिल्कुल। इसी तरह नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकारात्मकता का हाथ थामकर सूर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। और एक बार आप सबको फिर से उत्तरायण की शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो चला है, तो इस कार्यक्रम से अब मुझे, मधु को और प्रियंका दोनों को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गापाल की।